नमस्कार आप सभी को। चलिए हम शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का पार्ट 2। आगे के भाग में हम पढ़ेंगे। कल जहाँ से हमने छोड़ा था उसी की आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए टूल्स हमने ओपन कर लिया है, पेन जो है वो ले लिए हैं। ओके जस्ट 1 मिनट। चलिए चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए जी.आर. शर्मा ने क्या किया, महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो क्या है झील क्षेत्र। तो जी.आर. शर्मा ने क्या किया है, जी.आर. शर्मा ने महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो क्या है, पहला क्या है, देखिए इसमें जो है झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इन्होंने बांटा था। तो कौन कौन से क्षेत्र में बांटा था इन्होंने, झील क्षेत्र में, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, बांटा था। कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में इन्होंने बांटा था। चलिए निवास क्षेत्र में बांटा था, ठीक है। आइए, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो आपका कौन से क्षेत्र से, बूचड़खाना क्षेत्र। बूचड़खाना जो संकुल क्षेत्र इन्होंने 3 क्षेत्रों में बांटा। जी.आर. शर्मा ने महादाह को 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ था। कौन से क्षेत्र में, पहला आपका झील क्षेत्र हो गया, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र हो गया, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र हो गया। तो इसमें जो आपका बूचड़खाना क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था, इसी में इन्होंने क्या किया था, हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर क्या है, पाए गए। हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण जो है बड़े पैमाने पर क्या है, पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में माधा, सरायनाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए गए हैं। वहीं पर हमने क्या है, एक पॉइंट और पता चला कि ये जो जय नारायण पांडे द्वारा लिखित क्या है पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक जो है पुरातत्व विमर्श, इसमें महादाह, सरायनाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से क्या है, हड्डी के उपकरण एवं आभूषण जो हैं पाए जाने का उल्लेख है। तो जय नारायण पांडे साहब ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, पुरातत्व विमर्श है। इसमें इन्होंने महादाह, सरायनाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है आपका, दमदमा में किए गए उल्लेख के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। तो मेन पॉइंट आपका ये है कि दमदमा में क्या मिला है, तो 41, दमदमा में आपको 41 मानव शवाधान जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इन शवाधानों में से 5 शवाधान जो है युग्म शवाधान है और 1 शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो ये जो 41 दमदमा से क्या मिला है, 41 मानव शवाधान कहाँ, प्रश्न आ जाएगा आपको 41 मानव शवाधान कहाँ से मिले हुए हैं, तो आपको दमदमा से मिले हुए हैं, जिसमें क्या है 5 शवाधान जो है युग्म शवाधान है ये, और 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। और एक शवाधान में क्या है, एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। शेष शवाधानों में क्या मिला है, तो शेष शवाधानों में एक एक कंकाल जो हैं क्या है, मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल जो हैं क्या हुए, इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल जो हुए हैं प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे।
क्या है, सराय नाहर से क्या है, सराय नाहर से ऐसी समाधि मिली है, सराय नाहर से क्या है, ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। क्या के दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें जो हैं आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। यहाँ की कब्रें जो हैं कहाँ थीं, तो सर कब्रें जो थीं वो आवास क्षेत्र के अंदर स्थित। यहाँ की कब्रें मतलब समाधियाँ जो थीं आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें जो हैं छिछली तथा अंडाकार थीं। कब्रें कैसी थीं, तो कब्रें जो आपकी थीं छिछली तथा अंडाकार थीं। कब्रें कैसी थी, तो ये आपकी छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखाहिया के शिलाश्रय संख्या 1 के मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल जो हैं प्राप्त हुए हैं। तो विंध्य क्षेत्र का जो आपका लेखाहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए और उसके अतिरिक्त जो क्या है इसके अतिरिक्त 17 मानव कंकाल जो हैं क्या प्राप्त हुए हैं। तो लेखाहिया से क्या है, मध्य पाषाणिक लघु शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाणों उपकरण तो आपको प्राप्त ही हुए हैं और उसके साथ क्या है, उसके अतिरिक्त क्या है 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। ठीक है, क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय की जॉन आर लुकास के अनुसार लेखाहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। यहीं पर क्या है, जॉन आर लुकास भाई साहब जो हैं अमेरिका के जो आपके ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखाहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां क्या हैं मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था, ये एक मोटा प्रश्न आ गया, किसी भी परीक्षा में आ जाएगा कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य जो आपको कहाँ से मिला है। तो पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो प्रश्न आ जाएगा कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसको आप एकदम स्पष्ट तरीके से इसको आप याद रख लीजिए कि पशुपालन का जो प्रारंभ है वो आपको मध्य पाषाण काल में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। यहीं पर एक पॉइंट आपको और मिल गया कि पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहाँ पर है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है वहीं पर क्या है, ये आदमगढ़ क्या है एक स्थान है। और बागौर जो है कहाँ पर, भीलवाड़ा राजस्थान के जो भीलवाड़ा प्रांत है, राजस्थान राज्य का जो भीलवाड़ा प्रांत है वहीं पर आपका एक जो है बागौर जो आपके ये बागौर जो स्थान है वहीं से क्या है, ये आपके क्या मिला हुआ है, पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में मिले हुए हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में जो आपको मिले हुए हैं, कहाँ से, पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद तथा बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, मध्य पाषाण काल के मानव जो है शिकार करके, मछली पकड़ करके और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। तो मध्य पाषाण काल के मानव क्या करते थे, मध्य पाषाण काल के मानव जो करते थे ये आपके शिकार भी करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। तो ये 3 काम करते थे, शिकार करते थे, मध्य पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के भी शिकार करते थे। जिस तरह पूरा पाषाण काल के क्या नाम है शिकार करते, तो उसी तरह मध्य पाषाण काल के भी क्या है शिकार कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल के भी वस्तुओं का संग्रह, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे, ये भी संग्रह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मध्य पाषाण काल में एक टेक्निक इन्होंने और सीख ली है कि मछली पकड़ना भी इन्होंने सीख लिया है। तो इस प्रकार क्या है आपके ये पेट भरते थे। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश के रायसेन, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो देखिए रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका जो है, आपका प्रश्न पूछ लिया गया कि मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है वह कौन सी शैल चित्रकला का उदाहरण जो है पेश करता है। तो भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट आपका क्या है,
भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है और इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिया कि यूनेस्को ने क्या किया है, भीमबेटका जो शैल चित्र है हमारा, शैल चित्र को, तो इसको क्या किया है, विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया हुआ है। चलिए अगला पॉइंट आपका, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो आपने यहाँ पर देखा खाद्यान्नों का उत्पादन जो है नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ जो आपने देख लिया, यहाँ से क्या देखा कि पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ। उसी प्रकार आप देखते हैं कि जो खाद्यान्नों का पशुपालन का जो है प्रमाण कहाँ से मिला, तो पशुपालन की शुरुआत जो हुई थी, पशुपालन का शुरुआत या प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। लेकिन जो आपका खाद्यान्नों का उत्पादन जो हुआ है वो आपका नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो कहाँ से कब हुआ था, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो दो चीज़ें यहीं से पता चल गई आपको कि पशुपालन, इसी वजह से मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ, साथ पढ़ने के साथ ही याद हो जाएं। तो पशुपालन का साक्ष्य जो है सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में, और फिर जो कि खाद्यान्नों का उत्पादन जो शुरू हुआ है वो आपका नवपाषाण काल में शुरू हुआ है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट, इसी काल में गेहूं की कृषि जो है प्रारंभ हुई। तो जब सिंपल सी बात है कि जब खाद्यान्न का उत्पादन जब शुरू होगा तो इसी काल में क्या फिर गेहूँ की कृषि क्या है प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। नवीनतम खोजों के आधार पर, कौन से आधार पर, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो भैया यहाँ पे बताया गया कि खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। तो जब खाद्यान्न की बात हो गई तो यहीं से अब बता दीजिए कि फिर गेहूं का कृषि उन्होंने प्रारंभ कर दी। तो गेहूं की कृषि प्रारंभ कर दी तो अब भैया ये भी प्रश्न आ गया कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो हमको कहाँ से मिला हुआ है। तो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, आपका लहुरा देव से मिला हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ से क्या है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या मिला हुआ है, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। देखिए जब ये बताया गया है कि जब आपका लहुरा देव की, संत कबीर नगर का जो लहुरा देव था, यहाँ की खोज नहीं हुई थी। तो इसके पहले जो था ये इसके पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो था वो आपका मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ कहाँ पर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो था क्या था आपका कोल्डी हवा है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो आपका कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए ठीक है, चावल का तो यहाँ से देखिए आपने क्या क्या देखा, संत कबीर नगर का जो लहुरा देव है और मेहरगढ़, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हुए हैं। लेकिन अगर आपके यहीं चावल की बात की रही है तो चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है कोल्डी हवा है। ये इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व का चावल उगाया गया। मक्का की बात करते हैं, मक्का 600 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। तो मक्का का साक्ष्य जो है सर्वप्रथम 6000 ईसा पूर्व के लगभग क्या है प्रथम साक्ष्य जो है मैक्सिको में पाया गया। बाजरा जो है 5500 ईसा पूर्व चीन में, बाजरा कहाँ पर है, बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में। सोरगम 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में, और राई जो है 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में। तथा जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम जो है उगाया गया था। सर्वप्रथम क्या है उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से क्या मिला है, मेहरगढ़ से पाषाण
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए ठीक है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। गर्ता आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल की खोज क्या है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो बुर्जहोम की खोज किसने की थी? तो भैया बुर्जहोम की खोज जो है डी टेरा एवं पीटरसन साहब ने की थी। डी टेरा एवं पीटरसन साहब ने क्या किया था? बुर्जहोम की खोज की थी। चलिए, डी टेरा एवं पीटरसन साहब ने क्या किया था 1935 में? डी टेरा एवं पीटरसन ने क्या किया था? इस पुरास्थल की क्या है? इस पुरास्थल की खोज की थी। इस पुरास्थल की खोज की थी। अब हम बात करते हैं गुफ कराल की। गुफ कराल जो है कश्मीर में स्थित नौपाषाणी क्या है? स्थल है। तो यहीं पर पूछ लें कि गुफ कराल क्या है? तो गुफ कराल जो है कश्मीर में स्थित क्या है? नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ पर थोड़ा सा और पतला कर दिया जाए और हरा ले लिया जाए क्या? चलिए, गुफ कराल का अर्थ होता है, तो यहाँ पर देखिए गुफ कराल का अर्थ क्या होता है? तो गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। तो गुफ कराल के लोग क्या करते थे? ये कृषि करते थे और पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद कहाँ पर है? चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण जो हिरण की सींगों से निर्मित है। तो कहाँ से? चिरांद। भैया चिरांद की बात हो रही है। चिरांद, तो चिरांद आपका बिहार है। यहाँ से प्राप्त उपकरण जो है हिरण की सींगों से निर्मित, यहाँ से प्राप्त उपकरण जो हैं वो हिरण की सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख का टीला जो है कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो राख का टीला जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राख का टीला भैया जो है वो आपके राख का टीला जो है कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है। पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। तो पिकली हल कहाँ से? देखिए पिकली हल, उतनूर और आदि स्थलों से भी क्या है? राख के टीले क्या है? मिले हैं। राख के टीले कहाँ से? पिकली हल, उतनूर आदि स्थलों से राख के टीले जो हैं मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष। तो यहाँ पर ये बताया कि राख का टीला जो मिला हुआ है ये इस बात का जो है वो प्रमाण है कि पशुपालक समुदाय जो होते थे वो मौसमी शिविरों के जल अवशेष तो मौसमी उनके पशुपालक समुदाय के जो शिविर होते थे उनको जब ये उपयोग कर लेते थे तो बाद में उसको क्या करते थे? जला देते थे। उसको जला के वो आगे बढ़ जाते थे। तो वही जो आपके इन्होंने जो टीले जले हुए थे वही क्या है? ये राख जो है उसी टीलों के अवशेष हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम अब देखिए आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो नवपाषाण काल में हमने क्या क्या देखा? नवपाषाण काल में हमने क्या है? कृषि उत्पादन का साक्ष्य देखा। नवपाषाण काल में ही हम क्या है? आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो नवपाषाण काल के लोग क्या है? आग का जो है उपयोग करने लगे थे। तो आग का उपयोग भी नवपाषाण काल में आ गया था। ये भी महत्वपूर्ण बात हो गई। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा।
तो ये बात पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कौन से धातु का प्रयोग किया गया था, तो धातुओं में सबसे पहले जो है तांबे का प्रयोग हुआ था। और इस चरण में क्या हुआ, पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होता रहा। मतलब क्या है, जो पत्थर के उपकरण, तांबे को एक आवरण बना लिया, उसके बीच में पत्थर को ये लोग क्या है सेट कर देते थे, इससे क्या है पत्थर निकलता नहीं था, और नुकीला पत्थर लगा लिया। अब उसको क्या फिर उसका प्रयोग करने, उसे भाला बना लिए, उसे तीर बना लिए। तो इस प्रकार के ये क्या है हथियारों का निर्माण करते थे, किससे, पत्थर और तांबे का एक साथ प्रयोग करके। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा गया है। तो इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। ताम्र पाषाणिक क्या होता है, ताम्र पाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो यहीं से एक प्रश्न और आ गया कि भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां कहाँ कहाँ से मिली हैं। तो भारत में ताम्र पाषाण की बस्तियां जो आपको मिलेंगी वो आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में क्या है पाई गई हैं। चलिए ठीक है, ये आपका यहाँ ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर। चलिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है और ये हैं अहाड़। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बता दिया कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से पुरास्थलों की खुदाई हुई है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। इसमें है अहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल जो है बनास घाटी में स्थित है। ये पुरास्थल कहाँ पर, बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास घाटी में स्थित इसे बनास संस्कृति भी क्या है कहते हैं। ठीक है, अहाड़ का प्राचीन नाम क्या होता है, ताम्बोली अर्थात तांबे वाली जगह है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है, ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद जो है क्या है, गिलुंद जो है बालाथल ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। तो गिलुंद और बालाथल में क्या है, गिलुंद बालाथल ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पकी ईंटें भी लगी हुई हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। तो यहाँ पर यहीं पर सिस्टम आपने एक चीज़ देख लिया आपने कि गिलुंद में क्या मिले हुए, तो तांबे के टुकड़े जो हैं गिलुंद में मिले हुए हैं। चलिए ठीक, अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड मिले हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की हुई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, अहाड़ संस्कृति जो होती है अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। कारण क्या है, क्यों भिन्न है, तो देखिए जहाँ पर दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं पर क्या है, इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा जो है विशिष्ट रही है। मध्य देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवादा टोली प्रमुख स्थल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवादा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जो है ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका खनन जो है HD सांकालिया ने करवाया था। तो नवादा टोली का उत्खनन जो है किसने करवाया हुआ था, नवादा टोली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये खारगोन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में। इसका उत्खनन जो है किसने करवाया था, इसका उत्खनन जो है HD सांकालिया साहब ने, HD सांकालिया ने करवाया था। HD सांकालिया साहब ने क्या है इसका उत्खनन करवाया था। तो नवादा टोली का उत्खनन जो है क्या मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित है, और उसका उत्खनन जो है HD सांकालिया साहब ने करवाया था। यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। तो यही प्रश्न आ जाए कि कहाँ से, देखिए मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर जो है कहाँ से मिले हैं, तो आपको नवादा टोली से मिला हुआ है। चलिए, यहाँ के जो हैं मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। तो यहाँ से जो मूल मृदभांड जो हैं वो लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख क्या है उत्कीर्ण हैं। अब हम कायथा की बात करते हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है, कायथा संस्कृति जो है क्या हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ क्या है समकालीन है, हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांड से कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। इसके मृदभांड से क्या है कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण जो है दिखाई देते हैं।
हैं, साथ ही इन पर हड़प्पा प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियाँ मालवा क्षेत्र से संस्कृति लगभग 40 बस्तियाँ जो हैं कहाँ से, मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं, अत्यंत छोटी छोटी हैं। ठीक है, मालवा देखिए, मालवा संस्कृति अपने मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति अपने मृत भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और करण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या है, कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां जो हैं क्या हैं, किलाबंद हैं। चलिए ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल जो हैं कौन है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल जो हैं अहमदनगर जिले में जोरबे, नेवासा और दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति, ये सभी पुरास्थल जो हैं क्या हैं, जोरबे संस्कृति के हैं। ये सभी पुरास्थल जो हैं जोरबे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरबे स्थलों में से गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है। दायमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में क्या है, फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जो है क्या है, जोरबे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। नेवासा जोरबे संस्कृति का स्थल, यहाँ से पटसन के क्या है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टोटीदार पात्र जो है परंपरा जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो टोटीदार पात्र परंपरा जो है क्या है, जोरबे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से स्थल हैं, देखिए यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के कौन से हैं, महाराष्ट्र के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, ये सब क्या है, पुरास्थल हैं। इसे क्या है, मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में, ये आपका उत्तर हो गया, तो ये आपका हो जाता है दक्षिण, ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में ऐसे इस उत्तर से दक्षिण दिशा में रख कर क्या है, फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फर्श के नीचे क्या है, फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव से क्या मिला है, इनाम गांव स्थल से क्या आपको देखिए क्या मिला है, इनाम गांव स्थल से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हुए हैं। पाश्चात्य की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। ठीक है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार हैं। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्र जो हैं पाई गई हैं। बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई हैं। तो इनाम गांव की बस्ती जो है क्या है, बस्ती जो है किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी